Hello students. So today's lecture will be continued from the last lecture, that is alternators. हम पिछले लेक्चर में अल्टरनेटर्स के पार्ट्स को डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर में हम उसके आगे की बातें पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको वाइंडिंग्स के बारे में बताया था यूनिट नंबर 2 में कि हम लोग थर्ड यूनिट में उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो ये जो है वो पूरा का पूरा उसी पर ही बेस्ड रहेगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे पिच फैक्टर क्या होता है। देखिए, जब भी कोई वाइंडिंग की जाती है तो उसमें एक कॉइल लगाई जाती है। कॉइल सबको पता है, एक वायर है यदि तो उसके दो एंड को अगर हम देखें तो वो एक कॉइल कहलाता है, जिसे हम वाइंड करते हैं, किसी के ऊपर लपेटते हैं। तो पिच फैक्टर क्या होता है कि यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं, आपको समझना पड़ेगा। एक है कि सदिश योग और दूसरा होता है कि अंकीय योग, जिसको हम वेक्टर सम और अर्थमेटिक सम बोलते हैं। तो Kp इज इक्वल्स टू पिच फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉइल में जनित वास्तविक विभव मतलब एक्चुअल ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल अपॉन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कॉइल प्रास में जनित विभव, मतलब 180 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में जो कॉइल का जो स्पैन होगा उसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक दो कॉइल है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो आपके ईएमएफ हैं EC1 और EC2, ठीक है। तो ये जो दोनों होंगे EC1 एंड EC2, ये अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, अर्थमेटिक सम होगा। इसमें कोई भी एंगल इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर हम वेक्टर सम की बात करें, सपोज A to B एंड B to C, देन A to C विल बी द वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब जो आपका सदिश योग है। तो A to C जो होगा वो सदिश योग होगा। लेकिन इस सदिश योग को करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ एंगल्स लेना पड़ेगा और सदिश योग की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सदिश योग की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 टाइम्स AC हो जाएगा। AC जो कि AD, अगर हम यहाँ बाइसेक्टर एक डालें, 90 डिग्री ड्रॉ करें B से D पॉइंट पर यदि एक बनाए, तो ये AC को क्या करेगा, आधे भाग में बांट देगा। मतलब AC बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ AD हो गया। और नीचे जो है AB, ये क्या है, एक वेक्टर है। तो दूसरा जो वेक्टर है वो भी सेम है, क्योंकि EMF जो है वो इक्वल होगा पर कॉइल। तो 2AB लिख सकते हैं। तो 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। नाउ AD बाई AB इसके लिए हम यदि यहाँ एक एंगल अल्फा लें, तो यहाँ पर जो हाफ एंगल अंदर के जो एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, टू इंटीरियर एंगल। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं प्रॉपर्टी, तो अल्फा/2 और ये भी अल्फा/2। तो ये जो AD अपॉन AB जो होगा, ये आप अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ABD। तो ABD में क्या हो जाएगा, AD/AB मतलब cos अल्फा/2। cos थीटा मतलब क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है AD, हाइपोटेनस है AB। तो यहाँ cos अल्फा/2 मिलेगा। तो Kp क्या मिल गया हमको, cos ऑफ अल्फा/2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। वेयर अल्फा इज द शॉर्ट पिच एंगल। शॉर्ट पिच एंगल क्या होता है ये हम देखते हैं। सपोज हमने कोई एक वाइंडिंग ली, वाइंडिंग जो स्लॉट 1 से स्लॉट 5 तक जाना था। मान लीजिए हम उसको 5 तक जाते तो वो फुल स्पैन कहलाता, 100% कहलाता। लेकिन हम क्या किए, उसको 3 स्पैन तक ले गए, 3 स्लॉट तक ले गए। तो 2 स्लॉट वहाँ पर क्या किए, हम शॉर्ट पिच किए। तो शॉर्ट पिच जो हुआ वो बाई टू कॉइल्स या 2 स्पैन्स जो वहाँ पर होगा, उसे ही वो जो एंगल होगा उसी एंगल को हम शॉर्ट पिच एंगल अल्फा बोलेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में और आपको मैं क्लियर करूँगा। अब शॉर्ट पिचिंग के लाभ क्या क्या हैं, क्यों हम शॉर्ट पिच करते हैं। सबसे पहला कि जो कुंडलन के सिरों को छोटा करने से क्या होता है, चालक के पदार्थ में बचत होती है। सबसे पहले तो मटेरियल जो है वो सेव होगा। जो हमने पढ़ा था कि कॉपर मटेरियल जो यूज़ करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, उसे छोटा लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। देन हार्मोनिक्स के प्रभाव को ये कम करता है। हार्मोनिक्स क्या होता है, ऐसे वेव फॉर्म जो कि हमारे आइडियल वेव फॉर्म के साथ में जनरेट हो जाते हैं और वो उनको डिस्टॉर्ट करते हैं। आप हार्मोनिक्स को ऐसा समझ सकते हैं कि हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज, हमारी जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज वहाँ पर
इन्फ्लुएंस हो जाएंगी, लग जाएंगी, उनसे मिक्स हो जाएंगी, उन्हें हार्मोनिक्स कहा जाएगा। और शॉर्ट पिचिंग से हार्मोनिक्स जो है वो रिड्यूस होता है, उसका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस होता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं, ये कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे वितरण या चौड़ाई गुणक की। अब वाइंडिंग जो होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी। दो टाइप की वाइंडिंग होती है, वन इज कॉन्सेंट्रेटेड, वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर में, जो हमारा कोर होता था उसके कुछ ही भाग पर हम वाइंडिंग करते थे, बाकी भाग जो है वो खुला रहता था, बिना वाइंडिंग के रहता था। और वाइंडिंग जो है वो बहुत पास पास होती थी, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके रखी होती थी, संघनित होती थी। लेकिन जब मशीन्स की बात करें, खासकर रोटेटिंग मशीन्स में, आपके जो वाइंडिंग होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी एक फैक्टर यहाँ काम करेगा, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या ब्रेड्थ फैक्टर बोलते हैं, चौड़ाई गुणक कहते हैं। मान लेते हैं कि सभी कॉइल्स जो हैं वो एक ही पोलर ग्रुप के हैं। पोलर ग्रुप सिंपली आपका जो डिस्प्लेसमेंट ग्रुप कहलाता है, और एक ही खांचे में लगाए जाएं, एक ही खांचे में लगे हैं और एक ही पोलर ग्रुप के हैं। तो जो वास्तविक वोल्टेज होगा, एक्चुअल वोल्टेज होगा, और संभावित वोल्टेज का जो अनुपात होगा, उसी को ही क्या कहेंगे, वितरण गुणक या चौड़ाई गुणक कहेंगे। मतलब अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो KD इज इक्वल्स टू पर फेज कॉइल वोल्टेज, उसका क्या है, सदिश योग, वेक्टर सम, पर फेज कॉइल वोल्टेज का बीज योग मतलब अर्थमेटिक सम। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ पर फेज कॉइल वोल्टेज अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ पर फेज कॉइल वोल्टेज, दोनों का जो रेशियो है वही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब मान लेते हैं कि m स्लॉट्स हैं हमारे पास पर पोल पर फेज। एक पोल के अंदर m नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं पर फेज। 3 फेज की मशीन है, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो पर फेज निकलेगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे पोल से तो वो स्लॉट्स निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स। मतलब स्लॉट्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, पोल्स इनटू फेजेस, तो ये हमको m दे देगा। नाउ बीटा, बीटा क्या है, खांचों के मध्य कोणीय विस्थापन। जो दो खांचे हैं हमारे, दो स्लॉट्स हैं जिनमें वाइंडिंग को बैठना है, उन दोनों के मध्य जो बीच के कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है बीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये आपका डिस्टेंस वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो बीटा की वैल्यू याद रखना है, 180 इंटू स्लॉट्स पर पोल होता है। तो स्लॉट्स पर पोल, तो यहाँ का जो नीचे का पोल था वो ऊपर चला गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 180 इंटू पोल्स अपॉन स्लॉट। ठीक है। देन हम बात करें अंकीय योग की, तो उसके पहले ये एक डायग्राम आप देखिए, A2F ये हमारा क्या बना हुआ है, A2F एक डायग्राम है, एक बोल सकते हैं आप वेक्टर है, जो कि अलग अलग जगह पर क्या कर रहा है, सम करा रहा है, किसको, वाइंडिंग के वोल्टेजेस को। EC है, कॉइल EMF है, इसी कॉइल EMF है, और ये एक ही है, हमने पहले देखा कि एक ही कॉइल EMF मैग्नीट्यूड उसका इक्वल है। सपोज EC ले लिए, देन A to B, B to C, C to D एंड D to F, जैसे 4 है हमारे पास क्या, EMFs अलग अलग कॉइल पर कॉइल। देन उसके अगर हम डिस्प्लेसमेंट एंगल की बात करें तो सपोज दैट इज बीटा, उसके जो मध्य कोणीय विस्थापन है वो कितना है, बीटा है। तो अगर हम इसको एक ड्रॉ करें, उसको आगे बढ़ा करके एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ट करें, उस पॉइंट को O नाम देते हैं। तो O to G एक ड्रॉ करेंगे और A to F को हम जोड़ देंगे। तो अगर हम इनको इंडिविजुअली जोड़ें तो वो क्या कहलाता है, अर्थमेटिक सम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DF, और AF जो होगा वो क्या होगा, इनका सदिश योग होगा। सपोज ऐसे यहाँ पर m नंबर ऑफ m स्लॉट्स पर पोल हैं, तो टोटल जो अंकीय योग होगा वो कितना हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ EC, क्योंकि EC पर फेस वोल्टेज है, पर कॉइल वोल्टेज है। देन m ऑफ AB इज इक्वल टू EC। ठीक है। तो यहाँ पर देखो AB का मान हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे M पॉइंट पर, तो AM और MB ये दोनों मिल करके क्या बनेगा, AB। तो यहाँ क्या लिख देते हैं हम, 2M ऑफ AM, AB के जगह 2AM, तो 2M। देन AM को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किए हैं तो राइट ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो यहाँ साइन ऑफ थीटा की अगर वैल्यू लेंगे तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस इज OA, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ क्या मिलेगा, OA इंटू साइन ऑफ बीटा M, साइन ऑफ बीटा बाई 2।
ये हो गया अंकीय योग। अब हम चलते हैं सदिश योग की तरफ। सदिश योग में क्या है, ए टू एफ पूरा हमको लेना है, तो यहाँ ई आर होगा रिजल्टेंट ईएमएफ। रिजल्टेंट ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओ टू ए। यहाँ देखिए ये एक जी बनाए, सेम यहाँ पर जैसे किए वैसे यहाँ किए, ओ टू जी एक पॉइंट बनाए और यहाँ पर हमने इसको परपेंडिकुलर डाला, तो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए इंटू साइन ऑफ, यहाँ पर देखो अब चेंज क्या आएगा, बीटा एंगल ना होकर के यहाँ एम टाइम्स ऑफ बीटा होगा, क्योंकि एम टाइम्स ऑफ हमने क्या लिया था, ई सी लिया था। तो यहाँ एम बीटा का एंगल है और बीटा बाई 2 हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसको आधे भाग में बांट दिया गया है। तो 2 ओ ए साइन ऑफ एम बीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या मिला, के डी इज इक्वल्स टू 2 ए साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन 2 एम ओ ए साइन बीटा बाई 2। 2 कैंसल, और यहाँ पर हमको जो मिलेगा ओ ए भी कैंसल, तो साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द EMF इक्वेशन आपको याद रखना है। के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल्स टू साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, वेयर बीटा इज द डिस्प्लेसमेंट एंगल। तो ये के पी के डी का जो फॉर्मूला है और ये जो उसका डेरिवेशन है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।